तो हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एग्ज़ाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। 12th वाले बच्चों के लिए आज बहुत ही हम इजी करने वाले हैं ट्रांसफार्मर को, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों के लिए जो साइंस से बिलोंग करते हैं, जो साइंस लिए हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर को एनालाइज करने वाले, ट्रांसफार्मर को बिल्कुल देखने वाले, अच्छे से समझेंगे ट्रांसफार्मर को। और आप लोगों का डिमांड होगा तो ट्रांसफार्मर को एक लेकर हम उसे खोलकर आप लोगों के सामने भी समझा देंगे। लेकिन अभी के लिए एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिसको भी समझ में नहीं आया हो ट्रांसफार्मर, वे मेरे साथ जुड़ जाए। इन्होंने थ्योरी में छोड़ दिया है या नहीं समझे, वो उनके लिए आज हम इस क्लास में बस ट्रांसफार्मर के ही बारे में चर्चा करने वाले, ट्रांसफार्मर ही बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर है क्या भाई, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर विद्युत में उपयोग होने वाला एक ऐसा युक्ति है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर तो बहुत सारे देखा होगा, हर एक गांव में आप लोग बाहर देखे होंगे तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजर घर पर होगा, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, या जो छोटे मोटे डिवाइस घर में लगे रहते हैं वो भी ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि जो एसी करंट होता है, अल्टरनेट करंट, उस करंट को ये कम या ज़्यादा करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम प्रतिवर्ती वोल्टता को, यानी हम बात करें प्रतिवर्ती वोल्टता यानी एसी करंट को कम या अधिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर से धारा का मान कम किया जा सकता है, कौन से ट्रांसफार्मर से धारा का मान बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा हम यहाँ पर डायग्राम बना दिए हैं, एक छोटा सा फिगर बना दिए हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए हम एक ट्रांसफार्मर का छोटा सा डायग्राम बना दिए हैं। ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो समझिए, ट्रांसफार्मर की परिभाषा सीधा सीधे, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम प्रतिवर्ती वोल्टता को यानी एसी करंट को कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग हमेशा एसी करंट में ही किया जा सकता है और एसी करंट के लिए ही किया जाता है। एसी करंट के अलावा किसी अन्य करंट के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। राइट, इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है इसका हम सिद्धांत लिखते हैं। एक देखिए ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। 5 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है भाई, जितना नंबर में पूछे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा चीज़ हम बात करें सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए सिद्धांत की बात करें, हम लोग लिख देते हैं सिद्धांत। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ये अन्वय प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है, बिल्कुल एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे हम लोग। ये जो है ट्रांसफार्मर या अन्वय या अन्योन्य, ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पर एक काम करते हैं। तो इसे लिख ही लेते हैं, उसके बाद आपको समझा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए देखिए लिख लिए हम, लिखने में समय लगता है इसलिए पहले से ही लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली बनाते हैं। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम ही है एसी करंट को कम या अधिक करना, यही ना। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नरम लोहे को एक के ऊपर इस तरह सजा कर, आप लोगों ने कभी ट्रांसफार्मर को देखा होगा। चलिए इस पर हम एक खोलेंगे, एक ट्रांसफार्मर को आपको दिखाएंगे, उसमें बताएंगे प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कोयल। कुंडली को कोयल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए ट्रांसफार्मर में 2 कोयल होता है, एक प्राइमरी कोयल होता है, एक सेकेंडरी कोयल होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की इस तरह पत्तियों को इसी क्रम में एक के ऊपर एक लगाया जाता है। अब एक के ऊपर एक लगाने का कारण यह है कि
ये हीट होता है। देखिए कोई भी हम बात करें ट्रांसफार्मर की या कोई भी विद्युतीय चीज़ की, तो आपको पता होगा कि वो ऊष्मा परिवर्तन करता है, यानी ऊष्मा छोड़ता है, ऊष्मा निकलता है, और ये हीट होता है। यहाँ पर ऊष्मा का क्षय होगा यदि हम एक नरम लोहा से बनाते, ठीक है ना। तो इसको एक के ऊपर एक इसलिए बनाया जाता है कि ताकि ऊष्मा का जब हीट हो यानी ऊष्मा क्षय हो, तो इसमें जो भंवर धारा है ना, यहाँ पर भंवर धारा उत्पन्न होगा। भंवर धारा, भंवर धारा मतलब क्या होता है? भंवर धारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडक्शन वगैरह में यूज किया जाता है हीट करने के लिए। तो इस भंवर धारा को कम करने के लिए इसको लेयर के ऊपर एक के ऊपर लेयर लगाकर बनाया जाता है, एक के ऊपर एक लेयर बना दिया जाता है, ठीक है ना, कि जिसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो ऊष्मा वहाँ पर उसका मान कम हो सके, ठीक है ना, इसलिए इसको लेयर बनाया जाता है। तो समझ में आ गया ना आपको। अब सिद्धांत की बात करें हम लोग, तो देखिए सिद्धांत जो है ये अन्वय प्रेरण पर काम करता है। अन्वय प्रेरण, अब अन्वय प्रेरण क्या होता है ध्यान समझिएगा। अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, इसको हम पी लिखे हैं तो मतलब प्राइमरी कॉइल, पी मतलब प्राइमरी कॉइल, और एस के मतलब होता है सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर पी लिखे है ना, तो पी का मतलब हुआ प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना, यहाँ पर पी का मतलब हुआ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे एस लिखे है तो एस का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल की बात हम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जितना भी ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये वाला, ये आपका प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तांबे के तार को लपेट देंगे तो वह कॉइल बन जाएगा। तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना, 2 चीज़ होते हैं इसमें। तो देखिए अन्वयन प्रेरण किसको बोलते हैं? ये अन्वयन प्रेरण लिखे हैं। ये अन्वयन प्रेरण है क्या? तो यानी हम जब एक कुंडली में, ये प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी एक कुंडली में हम विद्युत को प्रवाहित करें या कुछ भी करें, तो दूसरे कुंडली में अपने आप हलचल शुरू हो जाएगा, यानी दूसरे कुंडली में एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। और इसी व्यवस्था को हम अन्वयन प्रेरण कहते हैं। यानी एक में हम थोड़ा सा ये परिवर्तन करेंगे तो दूसरे वाले में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। यानी एक में विद्युत धारा के मान को घटाए बढ़ाएंगे तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिक विद्युत धारा का मान घटने बढ़ने लगेगा, या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक हलचल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं अन्वयन प्रेरण, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया आपको। तो ट्रांसफार्मर जो है अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर हमेशा, अभी बताया आपको कि एसी के साथ ही कार्य करेगा, डीसी के साथ कार्य नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा यानी अल्टरनेट करंट, प्रतिवर्ती धारा के साथ ही काम करता है। बैटरी के साथ में कभी भी आप ट्रांसफार्मर को जोड़ते हुए नहीं देखे होंगे। क्यों? कि भाई बैटरी में विद्युत ऊर्जा का मान कम बेसी नहीं होता है, वह एक नियत चाल से प्रतिवर्ती धारा के हिसाब से बढ़ता रहता है। इस कारण से उसमें आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। अब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। देखो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहले वाले को कहा जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, उच्चाई, ठीक है ना, हाई, ठीक है ना, उच्चाई। और दूसरे वाला को कहा जाता है अपचाई। उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि निम्न एसी को, यानी निम्न प्रतिवर्ती धारा को, कम प्रतिवर्ती धारा को ज़्यादा प्रतिवर्ती धारा में बदलता है। यानी निम्न कम प्रतिवर्ती धारा रहेगा ना, तो उसको ये बदल देगा हाई प्रतिवर्ती धारा में, ठीक है ना। निम्न प्रतिवर्ती धारा को ये बदल देता है किसमें? हाई प्रतिवर्ती धारा में। अब बात करें तो देखिए इसमें भी 2 कॉइल, दोनों में 2 कॉइल होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉइल की बात करें तो इसके सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल से अधिक रहेगी, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, दोनों ट्रांसफार्मर एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन एक का काम होता है कम वोल्टेज को अधिक करना और एक का काम होता है अधिक वोल्टेज को कम करना। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि यह कम वोल्टेज को अधिक करता है। हमारे घर में स्टेबलाइजर होता है ना, उसमें यही ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। यह कम वोल्टेज को अधिक करता है, राइट, इतना समझ में आ गया ना। दूसरा जो ट्रांसफार्मर है उपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि
उच्च धारा को, उच्च प्रत्यावर्ती धारा को, अल्टरनेट करंट को निम्न अल्टरनेट करंट में बदलता है, ठीक है ना। यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलेगा। ये आप लोगों ने देखा होगा जो गांव के बाहर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कर दिया जाता है, जो प्राइमरी कॉइल होता है उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा में, ठीक है ना, उसको उल्टा। यानी प्राइमरी कॉइल में यदि फेरों की संख्या अधिक होगा तो ये अधिक मानों को कम करेगा, और यदि सेकेंडरी कॉइल में फेरों का मान अधिक कर देंगे तो कम मान को अधिक करेगा। इतना तो समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं इसके बनावट की, ठीक है ना, यानी ट्रांसफार्मर की बनावट। देखिए ट्रांसफार्मर को लेयर दर लेयर बनाया जाता है। जो उसके तो पहले चीज़ ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए उसमें नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोगों के हम पढ़ाए हैं कि नरम लोहा जो होता है यह आसानी से अपना चुंबकत्व खो देता है, ठीक है ना, ठीक है, और हीट भी बहुत कम होता है। तो इसलिए इसे नरम लोहे का बनाया जाता है, और एक लोहा का नहीं बनाया जाता है, पत्तियों का बनाया जाता है। ये लेयर दर लेयर पत्तियों का एक के ऊपर एक रख के उसे आयताकार पतली क्रोड बनाया जाता है, ठीक है ना। मैंने एक के ऊपर एक इस तरह एक के ऊपर सजा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों? तो इसमें बताइए आपको कि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, यानी इसमें उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो उस उष्मा को खत्म करने के लिए, उष्मा के मान को कम करने के लिए इसे एक के ऊपर एक बनाया जाता है, एक के ऊपर एक सजाकर इस तरह चित्रानुसार बनाया जाता है, ठीक है ना। और उसमें तांबे के तार, उस पर तांबे के तार दोनों साइड तांबे के तार लपेट कर दो अलग अलग कुंडली तैयार कर लिया जाता है। जो अभी हम बताएं वही लिख देना है, ठीक है ना। तैयार कर लिया जाता है, और जिसमें दो कुंडली के नाम, एक प्राथमिक कुंडली कहते हैं जिसे एसी मेन बोला से जोड़ दिया जाता है, और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है, अभी अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली, दोनों में ही भाई प्राथमिक कुंडली को मेन वायर से जोड़ा जाता है। जो फर्स्ट कुंडली होता है प्राइमरी कुंडली, उसे मेन कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है। प्राथमिक कुंडली को मेन कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। और सेकेंडरी कॉइल को हम यूज में लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं कि प्राथमिक जो कुंडली है उसे हम मेन वायर से यहाँ पर जोड़े हैं, मेन यानी फेस से जोड़े हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट है, आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसके कार्य की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जब प्राथमिक कुंडली, यहाँ पर NP लिखने का मतलब है हमारा, NP का मतलब यहाँ पर है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की बात करें हम, ठीक है ना। तो जब प्राथमिक कुंडली एक अल्टरनेट करंट से जोड़, यानी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, प्राथमिक कुंडली को जब प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। उसके बाद कुंडली में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और प्राथमिक कुंडली, तो जब कुंडली में धारा का प्रवाह होगा तो प्राथमिक कुंडली किस पर काम करेगी, अन्वय प्रेरण पर काम करेगी। क्योंकि पहला कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरा कुंडली में ऑटोमेटिक धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, होगा ना। तो प्राथमिक कुंडली यानी NP कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा, और इसके मान में परिवर्तन के कारण, अब देखिए पहले कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होगा तो अनुवर्ण प्रेरण लगेगा, यानी द्वितीय कुंडली के मान के फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को लिख देना है, आपका कार्यविधि होगा, ठीक है ना। द्वितीय कुंडली के मान के फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिसके कारण NS यानी सेकेंडरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। ये इसका कार्य है, ठीक है ना। पहले में परिवर्तन होगा तो दूसरे वाले में भी परिवर्तन होगा, ये इसका कार्य हुआ, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो इसका मान है उसको निकालते हैं। चलिए फैराडे के नियम लगाते हैं। फैराडे के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम बताए हैं आपको फैराडे के नियम कि अब यहाँ पर हम लगाते हैं कार्य, इसकी विधि लिखते हैं, कार्य विधि, ठीक है ना। कार्य हो गया है, इसका विधि, चलिए विधि निकालते हैं। तो लिखते हैं कि भाई फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, तो फैराडे के नियम कहता है, फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकालते हैं, विद्युत शक्ति का मान निकालते हैं, ठीक है ना, पावर निकालते हैं। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में चलेंगे तो देखिए EP बराबर, तो E क्या है, देखिए यहाँ पर E मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी धारा के प्रवाह को हम सूचित कर रहे हैं, और P मतलब प्राइमरी, ठीक है ना। E मतलब यहाँ पर हम धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और P मतलब प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी यानी प्रथम कॉइल में P का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी है, ठीक है ना। तो बराबर होता है -NP, N भी मतलब क्या, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ,
डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी, ठीक है ना। यह हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग द्वितीय कुंडली में भी निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए द्वितीय कुंडली पहला तो हो गया, यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर निकालते हैं हम लोग द्वितीय कुंडली में, ठीक है। द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली में, ठीक है। अब यहाँ पर भी फैराडे के नियम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली के लिए एस लिखेंगे, ई एस, ठीक है ना। तो ई एस बराबर माइनस एन एस, एन क्या है भाई, एन एस का मतलब है ना सेकेंडरी कोयल की बात करें, ये मानने का सेकेंडरी कोयल में प्रवाही धारा की बात करें, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रवाही धारा है ये, ठीक है। बराबर हम निकालते हैं एन एस बराबर डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी, हो जाएगा ना। तो ये बना हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 में आपने देखा कि ई पी बराबर माइनस एन पी बटा में डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी। समीकरण 2 में ई एस यानी कि सेकेंडरी कोयल में धारा के प्रवाह को माइनस एन एस बटा में डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी। इतना तो आप समझ लिए ना। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण को हम भाग दे देते हैं। दोनों समीकरण को हम भाग देते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 डिवाइड कर देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 को डिवाइड करते हैं समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से तो देखिए यहाँ पर मिलेगा समीकरण 1 में ई पी है ना, तो ई पी बाटा में ई एस, ई पी बाटा में ई एस बराबर मिलेगा माइनस एन पी। पहले समीकरण में देखिए यहाँ पर है कि माइनस एन पी, देखिए माइनस एन पी डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी, ठीक है ना। और बाटा में माइनस एन एस, ठीक है ना। एन एस मतलब सेकेंडरी कोयल, ये प्राथमिक कोयल, ठीक है ना। डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर माइनस ले माइनस कटेगा, माइनस ले माइनस को कटा दिए और इससे ये कट गया। यानी हमारा यहाँ पर नया समीकरण मिला कि ई पी बटा में ई एस बराबर एन पी बटा में एन एस, मिला ना। चलिए ये तो हमारा मिल गया समीकरण के मान। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और यहाँ पर बात करें कि ट्रांसफार्मर में देखें तो निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति होती है। यानी निवेशित शक्ति बराबर होता है निर्गत शक्ति। अब निवेशित शक्ति मतलब क्या, जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम मान को भेजते हैं वह निवेशित शक्ति होता है, और जो बाहर निकलता है वह होता है निर्गत शक्ति, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो जाएगा वह निवेशित, जो ट्रांसफार्मर लेगा वो निवेशित और जो देगा वह निर्गित होगा, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए शक्ति का हम सिंबल लिखते हैं पी, ठीक है ना। शक्ति का सिंबल तो होता है पी। और पी में हम क्या करते हैं कि पी प्राथमिक कोयल के लिए पी और सेकेंडरी कोयल के लिए एस लगा देते हैं। पी का मतलब होता है मैंने कहा निवेशित विद्युत शक्ति, ये विद्युत शक्ति का सिंबल होता है पी, पावर विद्युत शक्ति, ठीक है ना, पावर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, जिसे विद्युत शक्ति कहते हैं शॉर्टकट में। तब पी ये जो पी है ये आपके प्राथमिक कोयल प्राइमरी कोयल के लिए आया है, और पी ये जो एस है ये आपके सेकेंडरी कोयल के लिए आया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि P बराबर V इंटू आई, ठीक है ना। P बराबर V इंटू आई है। इस देखिए यदि आप नए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये असाइनमेंट के रूप में हम डाले हैं। इसे भी पढ़ाएं कि P बराबर V इंटू आई, या 10th स्टैंडर्ड भी आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ लिया होगा, P बराबर V इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे P तो P बराबर होता है V इंटू आई, तो यहाँ पर V इंटू आई रखेंगे, कितना V इंटू आई रख देते हैं, चलिए आई। और यहाँ पर भी होगा आपका V इंटू आई। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक कोयल है तो P लिखते हैं, प्राथमिक कोयल के लिए P, ठीक है, और यहाँ पर भी P, ठीक है ना। ये सेकेंडरी कोयल के लिए एस कर देते हैं। अब दोनों तरफ हम विभवांतर को, धारा के मान को हम अलग करेंगे तो मिलेगा हमारा आई पी बटा में आई एस, मिलेगा ना, आई पी बटा में आई एस बराबर वी एस बटा में वी पी, मिला ना। आई पी बटा में आई एस बराबर वी एस बटा में वी पी, ये हमारा नया समीकरण मिला, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हम यहाँ पर ये बात किए हैं ना कि ईपी बाटा में ES, ये अलग नहीं है भैया, ठीक है ना। ई क्या है, ये आपको बताया कि विद्युत कोयल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि धारा है, यानी या ये भी आपका धारा ही है, ठीक है ना। ईपी मतलब पहले कुंडल में प्रवाहित धारा है इलेक्ट्रॉन, ES मतलब से दूसरे कुंडल में प्रवाहित धारा है, ठीक है ना। और यहाँ पर I जो है ये भी धारा है, ठीक है ना। दोनों एक ही मान है, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही है। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 मानते हैं, ठीक है ना। हमारा हो गया, ठीक है ना। तो हम समीकरण 3 4 को देखेंगे, समीकरण 3 और 4 से ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि NP बटा में NS बराबर VS बटा में VP, यानी हमारा यहाँ पर मिला कि प्राथमिक कोयल और सेकेंडरी कोयल में यदि प्राथमिक कोयल और सेकेंडरी कोयल के हम अनुपात निकालेंगे तो इसमें विभवांतर का जो अनुपात है, वोल्टता का अनुपात ऐसे होगा। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, यदि प्राथमिक कोयल को में हम धारा को प्रवाहित कर, प्राथमिक कोयल को हम बात करते हैं तो प्राथमिक कोयल में धारा प्रवाहित करेंगे तो सेकेंडरी कोयल में देगा, और सेकेंडरी में धारा को लेंगे तो ये आपको मतलब क्या, वोल्टता जो है VS, ये आपका प्राथमिक कोयल से वोल्टता के मान हम ज्ञात करेंगे, और सेकेंडरी कोयल से हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक में वोल्टता का मान ज्ञात करेंगे। आप प्राथमिक कोयल की बात करेंगे तो सेकेंडरी में वोल्टता का मान ज्ञात करेंगे। निकल गया, इतना ही बस आपको करना है। हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, और इससे आगे अब नहीं करना है। एक और छोटा सा चीज़ यहाँ पर आप देख लेते हैं, दक्षता की बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक दक्षता निकालने के लिए भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया लगभग, अब ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर दिए हम, ठीक है ना। अब दक्षता की थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, यहाँ पर आगे हैं तो थोड़ा सा दक्षता की बात करते हैं। दक्षता, ठीक है। दक्षता और क्षमता एक ही होता है। दक्षता को यहाँ पर ईटा से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दक्षता को ईटा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। दक्षता और क्षमता लगभग एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, ठीक है ना। दक्षता और क्षमता, ठीक है। तो देखिए, दक्षता की हम लोग बात करें तो दक्षता बराबर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है दक्षता का। दक्षता को हम ईटा से सूचित करते हैं, ठीक है। तो दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटा में निवेशित शक्ति, निर्गत शक्ति बटा में निवेशित शक्ति गुणे करेंगे 100। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं, देखिए निवेशित शक्ति की बात करें तो निवेशित शक्ति आपका यहाँ पर है PS, है ना। निर्गत शक्ति PS है, निर्गत शक्ति PS है, ठीक है। यहाँ पर निर्गत शक्ति आपको दिया गया है PS, और निवेशित शक्ति जो है PP है, ठीक है ना। और गुणा करेंगे कितना, 100। बस हो गया हमारा, यहाँ पर मान निकल गया, ये हमारा आंसर, यानी कि पूरा ट्रांसफार्मर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इतना आपको लिख देना है, 5 नंबर अवश्य आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसे कंप्लीट अवश्य कर लेना मेरे लाले, और एग्जाम में जाकर आएगा तो पक्का इसे छोड़ना नहीं है, लिख देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।